नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नक्षत्र की हमारी सीरीज पर, और नक्षत्र की सीरीज का जो 16वां नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, आज हम उस नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर राशि के पीछे 3 नक्षत्रों की ऊर्जा पाई जाती है, इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा अलग अलग दिखाई देता है। परिस्थिति के अनुसार एक जैसा उसका स्वभाव नहीं होता है। क्योंकि नक्षत्र के पीछे जो राशि स्वामी होते हैं, फिर नक्षत्र स्वामी होते हैं, और फिर नक्षत्र में भी जो 4 चरण होते हैं, उस जातक का जन्म या उस व्यक्ति का जन्म इन 4 चरण में से किस चरण में हुआ है, तो उसके पीछे कौन से देवता का प्रभाव रहता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा नहीं रहता है, डिफरेंट उसमें विभिन्नता हमको उसके स्वभाव में दिखाई देती है, और उसके पीछे हाथ है नक्षत्र का। इसीलिए कभी भी किसी भी जातक के व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करें या उसके स्वभाव के बारे में हम बात करें, तो अगर उसकी डेप्थ तक हमको जाना है तो उसके लिए हम नक्षत्र को हमको साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी जो लग्न कुंडली है उसकी जो 12 राशियों तक हम हमारी प्रेडिक्शन है, हमारी जो भविष्यवाणी है, वहां तक हम सीमित नहीं रह सकते हैं। नक्षत्र को भी हमको जरूर देखना है अगर हमें 100% सटीक प्रेडिक्शन चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र पर। ये जो नक्षत्र है ये तुला राशि के 20 डिग्री से वृश्चिक राशि के 3 डिग्री 20 तक है। मतलब कि जो प्रथम जो 3 चरण है वो तुला राशि के अंतर्गत आते हैं, और जो लास्ट का एक जो चौथा चरण है, सबसे एंड का चरण, वो है वृश्चिक राशि के अंदर। तो इसमें देखिए शुक्र का प्रभाव भी रहेगा, मंगल का प्रभाव भी रहेगा, और इसके जो राशि स्वामी है शुक्र देव, उसका प्रभाव रहेगा। नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति देव, तो उसका प्रभाव भी ऐसे जातक में रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इस नक्षत्र के जो राशि स्वामी है वो है शुक्र। 3 चरण में, प्रथम 3 चरण में शुक्र है, और जो मंगल देवता है वो लास्ट का जो चौथा चरण है उसमें उनके राशि स्वामी है। नक्षत्र स्वामी है हमारे बृहस्पति देव, जो गुरुओं के गुरु है, ज्ञान के देवता है, अधिपति देव है। इस पर किस देवता का ज्यादा प्रभाव रहता है वो है अग्निदेव और इंद्रदेव। जो प्रतीक है, सिंबल, जिससे हमको किसी भी नक्षत्र को समझने में बहुत सहायता मिलती है, बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। तो इसका जो इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है प्रवेश द्वार, जो मेन गेट होता है हमारा वो है, या जो तोरण द्वार है वो भी हम कह सकते हैं। और एक दूसरा सिंबल भी इसमें बताया गया है कि एक समृद्ध पेड़, बहुत ही हरा भरा फला जो पेड़ होता है, और जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, क्योंकि इसका जो नक्षत्र का नाम है वो भी वी शाखा, मतलब बहुत सारी शाखाएं जिस पेड़ की हो, वो भी नक्षत्र का जो प्रतीक है इससे जोड़कर देखा गया है। इसका जो गण है वो है राक्षस गण, और इसका जो तत्व है वो है वायु तत्व। 3 ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसके जो बृहस्पति देव के इसमें जो राशि स्वामी है वो शुक्रदेव 3 चरण में है, और मंगल देव आखिरी चरण में। इसके राशि स्वामी चेंज हो रहे हैं, इसलिए इसमें जो तत्व है वो भी चेंज हो जाएगा। जो शुक्र 3 चरण में है तो उसका जो तत्व होगा वो है वायु तत्व, और जो लास्ट का चतुर्थ चरण है उसमें है जो राशि स्वामी चेंज होते हैं, मंगल देव है, तो वहां पर तत्व ये चेंज होके जल तत्व हो जाएगा। इस नक्षत्र को स्टार ऑफ पर्पस भी कहा जाता है, और इस नक्षत्र में जो 4 तारे हैं उसका पूरा समूह होता है, उससे उसका सिंबल देखा गया है। और ये जो सिंबल है, ये जो 4 तारे हैं वो चौखट पर टंग के जो वो बांदरवार होती है, जिसे हम अपने गेट को बहुत ही सुंदर दिखाने के लिए सजाते हैं, तो उस प्रतीक को उस बांदरवार से जोड़कर देखा गया है। और जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म भी विशाखा नक्षत्र में ही हुआ है, और गौतम बुद्ध को आप जानते हैं कि वो कितनी बड़े आध्यात्मिक गुरु थे, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की है और लोगों को भी इसकी राह दिखाई है। तो गौतम बुद्ध का भी जन्म विशाखा नक्षत्र में ही हुआ है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका क्षेत्रफल। जो विशाखा नक्षत्र है उसके जो 3 चरण है वो तुला राशि के अंदर आता है, शुक्रदेव का उसमें प्रभाव है, और जो लास्ट का आखिरी चरण है वो आता है वृश्चिक राशि के अंतर्गत। तो नक्षत्र के जो 3 चरण है तुला में, 1 चरण वृश्चिक राशि में, तो तुला राशि के 20 डिग्री से वृश्चिक राशि के 3 डिग्री 20 तक इसका क्षेत्रफल माना गया है। हर नक्षत्र के पीछे 4 चरण होते हैं, और उसी से हम किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को समझ सकते हैं। यहाँ पर विशाखा नक्षत्र का हमारा जो पहला चरण है, प्रथम चरण है, वो है 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 का।
दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताती आ रही हूँ कि जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 13 डिग्री 20 का, और जो नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं वो ही नवमांश भी होते हैं। नवमांश का निर्माण भी नक्षत्र से ही हुआ है। तो ये जो 4 चरण होते हैं वो हर एक चरण होता है 3 डिग्री 20 का। तो यहाँ पर देखिए 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 का प्रथम चरण होता है। मान लीजिए किसी भी जातक का जो चंद्रदेव है वो तुला राशि में 22 डिग्री पर गोचर कर रहा है, तो वो चंद्रदेव हो गया यहाँ पर प्रथम चरण में, और प्रथम चरण में तुला राशि में हो गया है, और तुला राशि में वो विशाखा नक्षत्र में है, और विशाखा नक्षत्र में वो प्रथम चरण में है। तो यहाँ पर प्रभाव रहेगा मेष राशि का, मतलब मंगल देव का। तो ऐसे जातक का स्वभाव कैसा रहेगा जिसका कि विशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है और प्रथम चरण में हुआ है? तो ऐसे जातक में पेशेंस बहुत ज्यादा रहता है, रिश्तों को वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और उनमें जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत ही गजब का होता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं। फिर बात आती है द्वितीय चरण की, दूसरे चरण की, वो है 23 डिग्री 20 से 26 डिग्री 40 में। इसमें वृषभ राशि शुक्र देव का प्रभाव रहता है। मान लीजिए जातक का, किसी भी जातक का जो चंद्रदेव है वो तुला राशि में गोचर कर रहा है, और वो है 25 डिग्री, उस चंद्रदेव की जो डिग्री है वो है 25 डिग्री। तो वो हो गया चंद्रदेव तुला राशि में, तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में, और विशाखा नक्षत्र में हो गया वो दूसरे चरण में, द्वितीय चरण में। तो यहाँ पर वृषभ राशि का उसमें प्रभाव पाया जाएगा। और फिर यहाँ पर नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव, उसका भी प्रभाव रहेगा। राशि स्वामी शुक्र देव है ये, तो उसका भी प्रभाव रहेगा। तो जो ऐसे जातक है जो दूसरे चरण में जिनका जन्म होता है, इसमें शुक्र की प्रधानता बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि राशि स्वामी है ये, और दूसरे चरण में भी वृषभ राशि है, शुक्र देव की ही प्रधानता रहती है, शुक्र देव का ही प्रभाव रहता है। जो तो ऐसे जातक है वो उनमें आर्ट की जो कला होती है जो वो उनमें बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव चीजें करना वो पसंद करते हैं, और धन अर्जन की भी बहुत ज्यादा उनमें एक इच्छा रहती है, उनमें धन अर्जन की बहुत ज्यादा, और धन के लिए वो बहुत मेहनत भी करते हैं और उसके पीछे भी भागते रहते हैं। फिर बात आती है द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण है हमारा 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री का, और इसमें हमारा प्रभाव रहेगा मिथुन राशि का, बुध देव का। और यहाँ पर जो तुला राशि की जो समाप्ति है वो हो जाएगी, क्योंकि 3 चरण ही तुला राशि के अंदर आ रहे हैं नक्षत्र के इसमें, और चौथा चरण वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो तुला राशि की यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। तो द्वितीय चरण में मान लीजिए किसी जातक का जो चंद्रदेव है वो तुला राशि में गोचर कर रहा है, और वो भी 27 डिग्री में गोचर कर रहा है, तो वो तुला राशि के अंदर आ गया है चंद्रदेव, और चंद्रदेव तुला राशि में विशाखा नक्षत्र में और द्वितीय चरण में है। तो तृतीय चरण में यहाँ पर मिथुन राशि का प्रभाव रहेगा। तो ऐसे जो जातक हैं जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है और तीसरे चरण में हुआ है, तो ऐसे जातक द्विस्वभाव के होते हैं। अपना जो स्वभाव है वो परिस्थिति के अनुसार बहुत ही जल्दी चेंज कर लेते हैं, चालाक भी बहुत रहते हैं, अपनी चालाकी से अपना जो काम है वो बहुत जल्दी निकला लेते हैं। कम्युनिकेशन की जो उनमें वो टैलेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है, वाक चातुर्य का गुण बहुत अच्छा होता है, बिजनेस टैलेंट भी होता है, और वो काफी बुद्धिमान भी होते हैं। फिर बात करते हैं हम चतुर्थ चरण की। चतुर्थ जो हमारा चरण है वो 30 डिग्री से 3 डिग्री 20 का है, और यहाँ पर है कर्क राशि का प्रभाव, चंद्रदेव इनके देवता है। और यहाँ पर ये जो चौथा लास्ट वाला चरण है वो वृश्चिक राशि के अंदर आ रहा है। तो जिन जातकों का जन्म विशाखा नक्षत्र में, मान लीजिए किसी भी जातक का जो चंद्रदेव है वो चंद्रदेव तुला राशि में गोचर कर रहा है, और वो गोचर कर रहा है 2 डिग्री पे, तो वो विशाखा नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत तो है चंद्रदेव, फिर है विशाखा नक्षत्र में, और विशाखा नक्षत्र में भी चतुर्थ चरण में है। तो यहाँ पर जो जातक है जिसका जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है, तो उसका स्वभाव कैसा होगा? देखिए यहाँ पर जो चंद्र है कर्क राशि और चंद्रदेव है, तो चंद्रदेव वृश्चिक, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है वो चौथे चरण में है, राशि स्वामी जो वृश्चिक है, और वृश्चिक के साथ जो चंद्रदेव हैं हमारे 8 नंबर के साथ में जो चंद्रदेव हैं वो नीच के हो जाते हैं चंद्रदेव। तो जिन जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है तो उनका स्वभाव कैसा होगा? तो जब भी किसी की कुंडली में या नक्षत्र में भी जो चंद्र है वो नीच का हो जाता है, देखिए चंद्रदेव होता है मन का कारक, और अगर मन और ये जो हमारा स्वभाव है वही नीच का हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि कैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
ऐसे जो व्यक्ति हैं वो उनसे मन से काफी कमजोर हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक जो विचार हैं उनके बहुत ज्यादा आते हैं और डिप्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं, मानसिक बीमारी उनको लग सकती है। तो ये सारी परिस्थिति क्रिएट हो जाती है जब चंद्रदेव नीच के हो जाते हैं। तो चतुर्थ चरण में जो भी जातक का जन्म होता है तो उनको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रदेव के बीज मंत्र कर सकते हैं जिससे कि चंद्रदेव स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि चंद्रदेव कारक होता है हमारा मन का, तो मन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। अगर हम लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो कॉन्फिडेंस है, जो हमारा मन है, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा कमजोर होगा तो हम लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो जो चतुर्थ चरण में जो भी व्यक्ति, जो भी जातक जिनका जन्म होता है तो उनमें चंद्रदेव की स्थिति नीच ही हो जाती है और जो मैंने आपको बताई है वो सारी जो नेगेटिव जो चीजें हैं वो सारी उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हमारी हो गई है। फिर बात आती है स्वभाव की, कि विशाखा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनका स्वभाव कैसा होता है। देखिए, बृहस्पति देव यहाँ पर इनके नक्षत्र स्वामी हैं। ये बृहस्पति देव जो है वो गुरुओं के गुरु हैं। तो ऐसे लोगों में बृहस्पति देव का जो स्वभाव है वो जो उनका स्वभाव है वो पाया जाता है। ऐसे जो जातक हैं वो ज्ञानी काफी होते हैं, पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, उच्च शिक्षा अपने जीवन में प्राप्त करने वाले होते हैं। उन लोगों को व्यावहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। देखिए, वो पढ़ने में तो होशियार होते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन व्यावहारिक जो ज्ञान है कि उनको जो बाहर लोगों से कैसे मिलना जुलना है, अपने समाज में कैसे उठना बैठना है, उन लोगों से कैसे उनको अपना संपर्क बनाए रखना है, वो जो ज्ञान है वो व्यावहारिक ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान भी उन लोगों में बहुत अच्छा होता है और विज्ञान में वे ये काफी रुचि रखने वाले होते हैं, जेंटलमैन होते हैं, सज्जन और सीधे आदमी होते हैं। नेतृत्व का गुण इन लोगों में बहुत अच्छा होता है और जो भौतिक सुख है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये इन लोगों को बहुत ही अच्छी मिल जाती है। अगर बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी है तो ये जो भौतिक सारे सुख हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन लोगों को बहुत अच्छा मिलता है अपने जीवन में। आध्यात्मिक होते हैं ये लोग, क्योंकि बृहस्पति देव हैं वो गुरुओं के गुरु हैं, तो ये लोग आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक भी होते हैं और इनकी जो महत्वाकांक्षा होती है, इनके जो एम्बिशियस होते हैं, एम होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं और भाषण में ये लोग काफी कुशल होते हैं और ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए पागलपन की हद तक जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। तो और इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो काफी बड़ी होती है, तो उसको पाने के लिए भी ये जी जान से जुट जाते हैं। परिवार को ये लोग काफी प्राथमिकता देते हैं, काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये सेपरेट रहना पसंद नहीं करते। ये संयुक्त परिवार में, मतलब ज्वाइंट फैमिली में रहना ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ज्योतिष विद्या में इनका काफी रुझान होता है, काफी रुचि होती है और जिनका लग्नेश बृहस्पति देव है उसकी स्थिति काफी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं। ज्योतिष के ज्ञान रखते हैं ये लोग और अन्याय के खिलाफ ये लोग आवाज उठाते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। ये कभी भी गलत कार्य का साथ नहीं देते हैं और उसको बर्दाश्त भी, सहन भी नहीं करते हैं। ये लोग काफी भाग्यवान भी होते हैं, इनके पास कभी भी जो धन की कमी है वो नहीं रहती है और ये लोग बचत करने में भी विश्वास रखते हैं, तो इनके पास आर्थिक समस्या है वो कभी भी नहीं आती है। और जो विशाखा नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं, मोस्टली देखा जाता है कि उनको बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ये जॉब करना, नौकरी करना पसंद करते हैं और वो भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब करना इन लोगों को ज्यादा पसंद होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक पक्ष। देखिए, ये जो पॉजिटिव जो चीज है वो मैंने आपको बताई है उनके स्वभाव के बारे में, लेकिन नकारात्मक पक्ष कौन सा हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति देव 6, 8, 12 में बैठ जाए या बलहीन हो जाए, सूर्य से अस्त हो जाए या फिर बृहस्पति देव नीच के हो जाए, तब कैसी स्थिति उत्पन्न होती है ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। कि ऐसे जातक जलसी की भावना रहती है, जलन की भावना उनमें हो जाती है, ईर्ष्या की भावना हो जाती है और लोभी हो जाती है। वो लोग लोभी हो जाते हैं। देखिए, बृहस्पति देव गुरुओं के गुरु हैं और बहुत ही ज्ञानी होते हैं ऐसे जातक, लेकिन अगर उनकी जो बृहस्पति देव की स्थिति है कुंडली में वो अगर अच्छी नहीं है तो वो योगी से लोभी बन जाते हैं, धन के पीछे भागने वाले बन जाते हैं और ऐसे में उनका नैतिक पतन होने लग जाता है। जो समाज की जो मान मर्यादा है, जो एक
नैतिक नियम बनाए गए हैं उनको वो तोड़ते हैं और इससे उनका नैतिक पतन होना शुरू हो जाता है। वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है ऐसे लोगों को। मेन तो जो फीमेल की जो कुंडली होती है, जो स्त्रियों की जो कुंडली होती है, उसमें जो बृहस्पति देव होते हैं वो होते हैं उनके पति के कारक। और अगर उनकी कुंडली में, किसी भी फीमेल की कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उनको वैवाहिक जो सुख है उसकी प्राप्ति कभी भी नहीं हो पाती है। मैरिज लाइफ में कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस उनके चलता ही रहता है और शादी भी उन लोगों की जल्दी से नहीं हो पाती है, टाइम से नहीं हो पाती है, कुछ न कुछ अड़चन आती रहती है। और जो बृहस्पति देव हैं वो कारक होता है, अगर हम रिश्तों में देखें तो कारक होते हैं गुरु के और बड़े भाई के। अगर लग्न कुंडली में जो बृहस्पति देव की जो स्थिति है वो अच्छी है तो आपको अपने बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, आपकी लाइफ में एक सदगुरु का आगमन होगा और सदगुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन अगर स्थिति अच्छी नहीं है बृहस्पति देव की तो आपको कभी किसी गुरु का आशीर्वाद नहीं मिल सकता है और जो बड़े भाई का जो सहयोग होता है, बड़े भाई का जो आशीर्वाद होता है, बड़े भाई का जो सपोर्ट है वो भी आपको नहीं मिल पाएगा। फिर बात आती है यहाँ पर कि लग्न कुंडली में एक दोष बनता है गुरु से। तो गुरु के साथ अगर राहु की युति हो, राहु देव अगर योग कारक नहीं हो और उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो सकता है राहु देव नीच के भी हो, 6, 8, 12 में भी हो। तो अगर राहु देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो गुरु और राहु की युति से एक दोष बनता है चांडाल दोष। तो ऐसे दोष में भी जो जातक है वो जो नैतिक नियम है वो तोड़ के कार्य करता है, क्योंकि साथ में राहु बैठा है तो राहु तो हर नियम को तोड़वा कर ही कार्य करता है। तो ऐसे जो लोग हैं वो ऐसे इल्लीगल काम करते हैं जो समाज की दृष्टि से सही नहीं माने जाते हैं। फिर बात करते हैं हम अनुकूल गतिविधि की कि विशाखा नक्षत्र में ऐसा जो कौन सा ऐसा कार्य है जो करना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य है जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो विशाखा नक्षत्र में सामान्य कामकाज के लिए ये विशाखा नक्षत्र ठीक माना जाता है। कोई भी आप छोटा मोटा कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन विशेष कोई बड़ा कार्य हो गया जैसे कि आपको आपके मकान का उद्घाटन करना है, अपनी दुकान का करना है, अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या विवाह संबंधी कोई भी कार्य करना है, विवाह करना है, तो ये जो सारे बड़े कार्य हैं, बड़े शुभ कार्य हैं वो इस नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। वो इस नक्षत्र में किया जाना सफल नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है विशाखा नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।